हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा या मोटिवेशन को बढ़ाने की विधियों के बारे में। ये जो टॉपिक है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का, ये आपके सिलेबस में है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और इसकी पहली जो क्लास मैंने दी है उसमें अभिप्रेरणा का अर्थ जाना है, परिभाषा, कई सारी चीज़ें हमने जानी हैं। तो आई होप आप सब ने पिछली क्लास देख ली होगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हालांकि आपको आज जो क्लास है ये कई दिनों बाद मिल रही है। कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जिससे क्लासेस रुक जाती हैं, लेकिन अब से आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। देखते हैं कि विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम स्टूडेंट की मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या है, एक केंद्रीय बिंदु है या फिर एक सेंटर पॉइंट है। प्रत्येक अध्यापक को कभी ना कभी अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, सभी हम इंसान हैं, हम सभी इंसान हैं। तो कभी ना कभी हमें अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ऐसे ही अध्यापक के जीवन में भी वो क्लास में होते हैं तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभिप्रेरणा की ज़रूरत उनको होती है, या फिर वो क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो टीचर को क्या करना पड़ता है, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब देखिएगा, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से कुछ बातें दी गई हैं, जिनमें से पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सीखने की इच्छा, यानी कि विल टू लर्न। सीखने की इच्छा को सीखने में प्रमुख अभिप्रेरणात्मक भूमिका होती है। इच्छा को संतुष्ट करने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है, और इस बालक में सीखने की इच्छा होती है। वह जो बच्चा है या विद्यार्थी विषय वस्तु में अपना ध्यान केंद्रित कर जल्दी सीख लेता है, जबकि सीखने की इच्छा ना रखने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है सीखने की, तो आप उन्हें कैसे सिखा पाओगे। जिन बच्चों के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, वे बालक बहुत प्रयास करने पर भी उपलब्धि का स्तर निम्न ही उनका रहता है, यानी कि वो अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, अच्छे से मार्क्स उनका नहीं आता है क्लास में, भले ही आप उनको कितना भी अभिप्रेरित कर दीजिए। इसलिए ज़रूरी क्या है कि बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप उसे अभिप्रेरित कर सकते हो, आप उसे सिखा सकते हो और वो आसानी से सीख जाएगा। अतः अध्यापकों को चाहिए कि बालक को सिखाने से पहले उसके अंदर क्या करे, सीखने की इच्छा को जागृत करे। आप अगर किसी बच्चे को सिखाना चाह रहे हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उसके अंदर सीखने की इच्छा जागृत कीजिए। तब जाकर के उसके अंदर जब ये इच्छा आ जाएगी, तब वो सीखने की तरफ आगे बढ़ेगा और आपको अभिप्रेरित करने में सफलता मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट है उसे अभिप्रेरित करने का। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य एवं लक्ष्यों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि नॉलेज ऑफ पर्पस एंड गोल्स। अध्यापक को अध्यापन से पहले या फिर पठन पाठन कार्य से पहले क्या करना है कि पाठ के उद्देश्य और लक्ष्य को बालक को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो हमारा पाठ है या फिर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम क्या है या फिर उसका लक्ष्य क्या है। तो ये चीज़ें पहले से स्पष्ट कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा प्राप्त हो जाएगी। उद्देश्य स्पष्ट तथा रुचिकर होना चाहिए। जो आप उद्देश्य बता रहे हो बच्चों को, वो उन्हें रुचिकर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकें। उद्देश्य व लक्ष्यों को बालकों के पहुंच के अंदर होना चाहिए तथा बालकों की योग्यता के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार उनका सिलेबस होना चाहिए और उनका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा क्लास 3rd का है, आप उसे क्लास 5th की जो सिलेबस है या बुक्स है वो आप पढ़ा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनके एज और उनकी योग्यता के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो असाध्य नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये दूसरा पॉइंट है कि उद्देश्य और लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को, जिससे वो अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सके। अब देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना।
अनुभव सीखने का आधार हो सकते हैं। यदि नए काम को बालक के पूर्व अनुभव के साथ संबंधित किया जाए या जोड़ा जाए तो वह बालक के लिए आसान और रोचक बन जाता है। जब बालक को यह मालूम पड़ता है कि नया काम उसके पहले अनुभव पर ही आधारित है, या फिर बच्चे को ये लगेगा कि जो हम करने जा रहे हैं आगे या फिर जो हम सीखने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले का जो हमने सीख रखा है उसी से रिलेटेड है, तो बच्चा क्या करेगा और भी अच्छे से उसे सीख पाएगा और उसे रुचिकर भी लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। नया काम उसके पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए तो वह आसानी से अभिप्रेरित होता है, वो मोटिवेट होता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह नवीन शिक्षण को बालक के पूर्व अनुभव से संबंधित करके उन्हें सिखाए। पहले से बच्चों को जो ज्ञान है उसी से रिलेटेड आप आगे का जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो रिलेटेड करके आप पढ़ाइए, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें हैं। अगला है आकांक्षा स्तर या फिर एम्बिशन लेवल क्या होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य है निष्पादन के उस स्तर से है जिसकी आकांक्षा विद्यार्थी करता है। अध्यापक को यह पता लगना चाहिए कि कक्षा के कार्य बालक की आकांक्षा स्तर के अनुरूप हैं या नहीं है। बैरो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने कहा कि इनके अनुसार आकांक्षा स्तर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बुद्धि, आर्थिक स्थिति, माता पिता का संबंध और बालकों से या बालक से अपेक्षाएं। अध्यापक को क्रियाओं को कठिनाई के अनुसार स्तरीकरण करना चाहिए, जिससे लक्ष्य प्राप्ति के लिए विद्यार्थी लगातार प्रयत्नशील रहे, लगातार वह कार्य में लगा रहे और उसमें उसकी प्राप्ति की आशा भी बनी रहे। तो उनका आकांक्षा स्तर यानी कि उन्हें पता होना चाहिए जो उनका एम है वो अगर सेट होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उसके लिए उसको पाने के लिए अपना एम पाने के लिए लगातार वो पढ़ाई करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे या फिर कार्य करेंगे। तो इसके अतिरिक्त बालकों को कक्षा की सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। जो भी अन्य कार्य हैं क्लास में, जैसे कभी ग्रुप टीचिंग करवाना या फिर खेल खेल में कुछ सिखाना, तो इन सब चीज़ों में भी बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए शामिल होने के लिए। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट हमारा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, परिणाम एवं प्रगति का ज्ञान। प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रयत्नों का परिणाम जानना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके आगे क्या परिणाम क्या होगा या फिर क्या निकल कर क्या आएगा, ये चीज़ें हैं। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम के प्रति जिज्ञासा होना स्वाभाविक रहता है कि हम जो कर रहे हैं उसके आगे क्या होगा। जैसे आप लोग ही अगर पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि हम बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो आगे क्या होगा, हम टीचर बनेंगे या फिर हमें यूपी टेट या सी टेट क्रैक करना होगा, उसके बाद हमें सुपर टेट क्रैक करना होगा, तब जा करके हमें जॉब लगेगी। लेकिन आपको पहले से ही ये पता है ना कि हम बीएड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या हम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। संतोषजनक प्रगति करने का ज्ञान व्यक्ति को प्रेरणा प्रदान करता है। आप प्रेरित हो रहे हो तभी तो आप पढ़ रहे हो, बीएड कर रहे हो, उसके बाद आप आगे की चीज़ें करोगे। तो आपको क्या है, पहले से आप संतोषजनक प्रगति का ज्ञान है आपको, इसलिए आप प्रेरित हो। परिणामों के तत्कालिक ज्ञान से अध्यापक को केवल अपनी सफलता या असफलता का ही पता नहीं चलता, बल्कि इससे उसे विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास आयोजित करने में भी सहायता मिलती है। विद्यार्थी को उसके द्वारा किए गए कार्यों के गुण तथा उसमें की गई त्रुटियों बता देने से कि मतलब जो भी गलतियां हैं बच्चों के कार्य में उनसे अगर बता दी जाए तो उसे बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि जहां पर उन्हें गलतियां हैं उन्हें कहाँ ठीक करना है, कहाँ और चीज़ें शामिल करनी है। तो ये चीज़ें बच्चों को प्रेरित करती हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी को उसकी प्रगति से परिचित रखे। इसके लिए विद्यालय में उचित अभिलेख, ग्राफ, चार्ट, इन सभी की व्यवस्था करना आवश्यक होता है। इससे आप बच्चों को अभी प्रेरित कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है प्रतियोगिता तथा सहयोग का प्रयोग। प्रतियोगिता तथा सहयोग की भावना से बालकों को अधिकाधिक या ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रतियोगिता के द्वारा बालक पहले से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक एग्ज़ाम में वह अपनी उपलब्धि की गत उपलब्धियों से तुलना करता है कि मैंने पिछली क्लास में कितने मार्क्स लेकर आया था और अब जो क्लास में मैं मार्क्स लेकर आया हूँ वो कितना है। तो इसका वो
तुलनात्मक अध्ययन करता है। आगे बढ़ने में उसे सुख और संतुष्टि की अनुभूति होती है। अगर पिछली क्लास की अपेक्षा अगली क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसे संतुष्टि होती है। सामूहिक प्रतियोगिता के माध्यम से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से आगे बढ़ने की होड़ में रहता है। क्या करता है कि अगर अगला बच्चा है तो वो जितना मार्क्स ला रहा है तो बच्चा अभिप्रेरित रहता है कि मुझे इससे अच्छा मार्क्स लेकर आना है। तो ये चीज़ें हैं, वो आगे बढ़ने की होड़ में रहता है। सभी बालकों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए और एक विद्यालय की दूसरे विद्यालय से भी प्रतियोगिता करानी चाहिए, जिससे साथ ही साथ सहयोग की भावना का भी विकास हो सके, जिससे उनमें सामूहिक कार्यों में भाग लेने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सके और प्रतियोगिता में स्वस्थ मन का प्रयोग हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरे बच्चों से मारपीट करवा करके आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोटिवेट जो करना है आपको, तो पॉजिटिव मोटिवेशन देनी है, जिससे बच्चे सहयोग की भावना से एक दूसरे से आगे निकल सके। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। अगला पॉइंट है प्रशंसा एवं आलोचना। देखिएगा, प्रशंसा और आलोचना दोनों एक शक्तिशाली अभिप्रेरक है या मोटिवेशन है। कक्षा के वातावरण में वांछित अभिप्रेरणा की उत्पत्ति के लिए इन्हें प्रयोग किया जा सकता है और इन प्रेरकों में कौन सा अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा, यह विद्यार्थी और अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है या उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आमतौर पर वे व्यक्ति प्रशंसा से ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने लगते हैं जिनमें अपनी कमी की अनुभूति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनकी प्रशंसा कर दी जाए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उन्हें इससे क्या होता है कि अपनी जो कमी है उसको सही करने का भी मौका मिलता है। इसी तरीके से वे विद्यार्थी आलोचना के पश्चात अच्छी तरह काम करने लगते हैं, जिन्हें अगर ये कह दिया जाए कि भाई तुमसे ये नहीं हो पाएगा, अगर किसी बच्चे से आप अगर ये कह दीजिए कि ये चीज़ें तुमसे नहीं हो पाएंगी, या फिर आप बीएड कर रहे हो, आपसे आकर कोई ये बोल दे कि आपसे बीएड नहीं हो पाएगा, आपकी बैक लग जाएगी, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग आप में से और भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका मन ही ना करे कि भाई मैं कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों करूं। तो ये चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से होती है अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। आगे देखिएगा, जो अच्छी तरीके से काम करते हैं आलोचना के बाद उन्हें अपने आप पर विश्वास होता है। अगर उनकी कोई बुराई करता है या फिर उनके बारे में गलत बोलता है तो वो और अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि उन्हें खुद पर विश्वास है। प्रशंसा और आलोचना का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आप पॉजिटिव वे में कर रहे हो या फिर निगेटिव वे में कर रहे हो। इन प्रेरकों की प्रभावोत्पादकता के मूल में आवश्यक बात यही है कि यह तो इनमें संरक्षण मिलता है या बच्चा सुधर सकता है या फिर वह किसी काम को करने से इनकार ही कर सकता है। तो ये चीज़ें इसलिए अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी की प्रगति में या फिर विद्यार्थी के अंदर उन्हें पहचान कर उनकी प्रशंसा करें या उनकी आलोचना करके उन्हें उत्साहित करना चाहिए। जिस चीज़ से बच्चा अभिप्रेरित हो सके, बस उन्हें ये चीज़ करना है। तो ये सारे जो आपने पॉइंट देखे हैं, ये विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने की विधियां हैं। कैसे आप अभिप्रेरित रख सकते हो एक बच्चे को, कैसे मोटिवेट रखा जा सकता है, तो ये चीज़ें हैं। और आज का ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, कई सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिली, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर लगातार आपको क्लासेस बीएड की मिलती रहती हैं। तो चलिए आज क्लास बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।